नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। आमतौर पर अग्रिम जमानत की यह खबर सामान्य ही मानी जाती, लेकिन कोर्ट ने जमानत के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा को जिस तरह से अपने फैसले में दर्ज किया है, उसके कारण अग्रिम जमानत का यह आदेश मील का पत्थर बन जाता है। दावा तो नहीं कर सकता, मगर शायद यह जमानत का पहला ऐसा आदेश हो सकता है जिसमें मुख्यमंत्री की भाषा पर व्यापक टिप्पणी की गई हो। बेशक इस बात से प्रधानमंत्री मोदी को फर्क ना पड़ता हो, मुख्यमंत्री की भाषा से बीजेपी के समर्थकों को फर्क ना पड़ता हो, असम की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता हो। यह भी हैरानी की बात है कि इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट को इस भाषा से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि एक दिन पहले यानी 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच का फैसला आप देखिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग ठुकरा दी। सीपीएम नेता वृंदा करात ने बीजेपी के दोनों नेताओं के बयान को लेकर याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को जैसा नारा संज्ञान लेने वाला अपराध नहीं बनता। 2020 में दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे थे, उसी दौरान इन दोनों के इस नारे को एक समुदाय को टारगेट करने वाला बताया गया। कोर्ट ने कहा कि एक समुदाय के खिलाफ टारगेट किया गया था, ऐसा लगता नहीं है, इसीलिए आपराधिक मामला नहीं बनता। इस नारे के जरिए हिंसा उकसाने या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई है, यह भी नहीं लगता है। आज हम आत्म प्रशंसा के लिए या एक बहुत दावा करने के लिए कि हम जीत गए हैं और तुम लोग गलत हो, उसके लिए नहीं आए हैं। सिर्फ हम कुछ सिद्धांतों को आपके सामने उजागर करने के लिए आए हैं। ये बताने के लिए नहीं आए कि हम विजयी हैं और आप पराजय हुए हो। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला कि जब जब स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा आता है, तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज़ है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है, जो सैकड़ों बार कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तीसरा, जब जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के फैसले से कई लोग हैरान हुए कि इसी कोर्ट ने पहले हेट स्पीच को लेकर कितनी सख्त टिप्पणियां की, और अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का यह नारा हेट स्पीच नहीं तो क्या है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच का फैसला देखिए। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंदोरकर की बेंच ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा को कैसे नोट किया। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शिकायतकर्ता के पति और राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रेस में पवन खेड़ा के खिलाफ असंसदीय टिप्पणियां की हैं। अब सवाल आता है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर क्या क्या कहा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर जो भी कहा, मीडिया ने खूब चलाया होगा, लेकिन क्या मीडिया ने उस वक्त सवाल किया कि जिस राज्य की पुलिस कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री पवन खेड़ा को नरक तक नहीं छोड़ेंगे जैसा बयान दे रहे हैं, तो क्या कोई भी न्याय की और निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकता है? क्या इस देश के गोदी मीडिया को नहीं लगा कि इस भाषा में अगर मुख्यमंत्री बोलने लग जाएंगे, तब फिर दिखाने के नाम पर भी क्या बचेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने 3 पन्नों में हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा को दर्ज किया है। कुछ हिस्से आप पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि आप पढ़ सकें। हेमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान 8 अप्रैल का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया है। यहां उस शब्द को देख सकते हैं, भाषा को आप खुद भी पढ़ सकते हैं जिसे हम नहीं पढ़ रहे। पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे। सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान ऐसे हैं, उन्हें छापा तक नहीं जा सकता। वे संविधान के संरक्षक की तरह नहीं बोल रहे थे। सिंघवी हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए 2 नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन काउबॉय और कॉन्स्टिट्यूशन रैम्बो। काउबॉय का संदर्भ आप अमेरिका की फिल्मों से समझ सकते हैं। जो लोग शहरी नहीं होते, सामाजिक और संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं मानते, अपनी ही धुन में रहते हैं। रैम्बो जंगलों में रहने वाला वो काल्पनिक हीरो है जो अपनी मर्जी को जंगल का कानून मानता है, सब कुछ अपनी शक्ति से तय करता है, हिंसक भी होता है, आक्रामक भी। सिंघवी दबंग और हुड़दंगी कह सकते थे, मगर उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा और हेमंता बिस्वा शर्मा को कॉन्स्टिट्यूशन काउबॉय और कॉन्स्टिट्यूशन रैम्बो कह दिया। याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को जैसा नारा अपराध योग्य नहीं लगा, जबकि ये नारा कौन लगा रहा था? 2 सांसद लगा रहे थे। 2 सांसदों में से एक अनुराग ठाकुर उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच पवन खेड़ा मामले में भाषा की बात को अलग तरीके से नोट करती है। अदालत कहती है कि हमारी नजर में पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए वो सभी राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और सियासी प्रतिस्पर्धा के तहत दिए गए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि ऐसे बयानों के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत हो। असम में चुनावों के दौरान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के 3 पासपोर्ट होने के कथित रूप से आरोप लगाए। इसके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी और फिर शुरू हुआ खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस का अभियान और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हेमंता अपने बयानों से जहर उगलने लगे। ऐसा कोई मामला था ही नहीं कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की जरूरत थी, अपमानित और प्रताड़ित करने की जरूरत थी। गिरफ्तारी बाद में भी की जा सकती थी, उसके पहले कोर्ट को दिखाना होता है। बिना अरेस्ट किए कुछ बातों की जानकारी नहीं मिल रही। असम पुलिस जब दिल्ली पुलिस को लेकर पवन खेड़ा के घर पहुंची तो इतने पुलिस वाले थे जैसे किसी आतंकवादी की तलाश हो रही हो। यहां तक कि हेमंता बिस्वा शर्मा असम की पुलिस को भी धमकाने लगे। ये हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी संवैधानिक गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है तो वो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जहां जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है, समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है, वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना?
जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर, उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से हैरेस करना चाहते हैं, और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए। हेमंता का यह बयान 15 अप्रैल का है। वे एबीपी चैनल से कह रहे हैं कि अगर मैं कर सकता तो असम पुलिस को जवाबदेह बनाता कि पवन खेड़ा गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद कैसे चले गए। अगर 4 मई को मेरी सरकार बनती है तो 5 मई को पुलिस कमिश्नर मेरी फायरिंग लाइन में होंगे। 12 बजे हमने एफआईआर सबमिट की। अगर आपको पूछताछ करनी थी, प्रथम दृष्टया अगर पुलिस संतुष्ट थी कि एफआईआर सही है, तो 12 बजे केस रजिस्टर होने के बाद सुबह 6 बजे पवन खेड़ा असम से निकल गए, यानी असम पुलिस ने उन्हें जाने दिया। आचार संहिता के कारण अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पवन खेड़ा से भी ज्यादा असम पुलिस से मुझे ज्यादा गुस्सा है कि बंदा गुवाहाटी से गया कैसे। हेमंता बिस्वा शर्मा कुछ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण उन्हें प्राप्त रहता है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री ही इस तरह की बात कहे कि सरकार बन गई तो पवन खेड़ा को आखिरी दिनों तक अपनी जिंदगी असम की जेल में बितानी होगी, तब कोई भी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस तरह की भाषा बोलने पर अपनी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ एक्शन ले पाए। आपको याद होगा, लोकसभा के भीतर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को सांप्रदायिक गालियां दी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने बाद बिधूड़ी ने संसदीय समिति से माफी मांगी थी। राहुल गांधी दानिश अली के घर मिलने चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हेमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को शब्दशः दर्ज किया है और हम भी उनके बयानों को यहां दर्ज कर रहे हैं। 7 अप्रैल को हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा के बारे में कहते हैं, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन मैं लेने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हेमंता बिस्वा शर्मा के 1 दर्जन बयान दर्ज हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके 12 बयानों को आपत्तिजनक माना है, असंसदीय माना है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ज्यादातर बयान उस दौरान दिए जब राज्य में आचार संहिता लागू थी। क्या चुनाव आयोग को हेमंता बिस्वा शर्मा के बयानों में कुछ भी असंसदीय नहीं दिखा? क्या आयोग हेमंता बिस्वा शर्मा को इन बयानों से बचने के लिए नहीं कह सकता था? तो बिना कुछ कहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी अपने आदेश से एक्सपोज कर दिया है। 7 अप्रैल को जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आपने पवन खेड़ा के खिलाफ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, तब मुख्यमंत्री कहते हैं वो तो चुनाव की बात है। कोर्ट ने इसे अपने आदेश में नोट किया है कि हेमंता को पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को ही नहीं, असम पुलिस को भी धमकाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बयान को अपने फैसले में लिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं, अभी आचार संहिता लागू है। अगर मेरे पास मुख्यमंत्री के कार्यालय की सारी शक्तियां होती तो मैं सिर्फ असम पुलिस को नहीं भेजता। अभी तो मैं चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हूं, लेकिन अगर आचार संहिता नहीं होती तो मैं सीआरपीएफ भी भेजता। अभी पूरी ताकत नहीं लगा सकता हूं, इसलिए सिर्फ रेगुलर पुलिस को भेजा है। अगर यह नहीं लागू होता तो पवन खेड़ा दिल्ली से हैदराबाद कभी नहीं जा पाता। मैं आधे रास्ते से विमान से उतरवा कर यहां ले आता। रिपोर्टर सवाल करता है कि पवन खेड़ा ने तो कहा था मैं गुवाहाटी में हूं, रोक सकते हो तो मैं चुनौती देता हूं। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं, पुलिस का काम है जांच करना, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो पवन खेड़ा को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन असम की किसी जेल में बिताने होंगे। मुख्यमंत्री अपनी भाषा में संविधान की सारी मर्यादाएं लांघ रहे थे। सीआरपीएफ उनके तहत नहीं, फिर भी सीआरपीएफ भेजने की बात करने लगे, विमान से उतरवा लेने की बात करने लगे। अगर मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा में बात करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ, कानून अपना काम नहीं करेगा, बल्कि उसी तरह काम करना पड़ेगा जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा कहेंगे।
7 अप्रैल को मुख्यमंत्री पवन खेड़ा के बारे में एक और बयान देते हैं। कहते हैं, कौन है यह पवन खेड़ा? नरक में जाकर भी छिप जाए तो मैं घसीट लाऊंगा, मैं घसीट लाऊंगा। क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? क्या इस तरह की भाषा में संविधान के संरक्षक बात करेंगे? कर भी रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में करते हैं, अगर कभी किसी दिन कोई अदालत रिकॉर्ड पर उन बयानों को लाएगी तो हैरान रह जाएगी। एक और व्यापक मुद्दा है और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीतें कल, आप हारें कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारे पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लोकतंत्र, सार्वजनिक बहस और मर्यादा पर किसी से सबक नहीं चाहिए, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से। मर्यादा और वह कभी एक कमरे में नहीं हो सकते हैं। असल मुद्दा यहां एक महिला को लेकर है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल टीवी पर उनके चरित्र का अपमान किया गया, वह भी दूसरे देशों से लाए गए नकली कागजों के आधार पर। मुझे भरोसा है कि अदालत इस बात को नोट करेगी और आज नहीं तो कल चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक महिला के चरित्र पर उंगली उठाने वाले आरोपी को सजा मिलेगी। डॉक्टर सिंघवी, जब मैं जवाब देने के लिए मौजूद ही नहीं हूं तब बयान देना आसान है। यह डिबेट नहीं है, यह फेयर एक्सचेंज से बचने वाली बात है। मैं बता दूं कि यह अंत नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। सत्यमेव जयते। रविवार 5 अप्रैल को पवन खेड़ा गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आरोप लगाते हैं कि हेमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्ति है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने हलफनामे में नहीं दी। अगले दिन 6 अप्रैल को पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर होती है। इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए पवन खेड़ा को कितनी अदालतों के पास जाना पड़ा? तेलंगाना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से गुवाहाटी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। 7 अप्रैल से लेकर 1 मई तक अपनी गिरफ्तारी से बचने और अग्रिम जमानत लेने के लिए इस कोर्ट से उस कोर्ट जाते रहे। बात यहां पवन खेड़ा की नहीं है। क्यों स्टेट के पास इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी चाहे मुकदमों में फंसा सकती है, जीवन भर अदालतों के चक्कर कटवा सकती है। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की अपील की। वहां से 1 हफ्ते की राहत मिली ताकि असम की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकें। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की ट्रांजिट की मियाद बढ़ाने से इनकार कर दिया, उस पर रोक लगा दी और कहा कि आप असम की अदालत जाइए। पवन खेड़ा 20 अप्रैल तक की राहत मांग रहे थे। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस चंदूरकर की इसी बेंच ने कहा, असम की अदालत को सुप्रीम कोर्ट या तेलंगाना हाईकोर्ट की किसी प्रतिकूल टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसे इस मामले में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। अपनी अपील में उन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए हैं उस आधार पर उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक राजनीतिक संदर्भ में बयान दिए थे। उनके बयानों को काट छाट कर प्रस्तुत किया गया
ताकि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सके। पवन खेड़ा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के राजनीतिक हित और बदले की कार्रवाई के तहत एफआईआर हुई। 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कहा, खेड़ा की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है यह पता लगाने के लिए कि उन्हें यह कागज किसने दिए। हाईकोर्ट ने कहा, अगर पवन खेड़ा ने सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिए होते तो इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने एक मासूम महिला को इस मामले में घसीट लिया। यह मानहानि का आम मामला नहीं। अभी तक पवन खेड़ा ने अपने आरोपों को साबित नहीं किया। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उनकी याचिका का विरोध करते हुए असम की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पवन खेड़ा ने जो दस्तावेज दिखाए हैं वह जाली हैं और इनकी तैयारी में शामिल लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत की जरूरत है, कस्टोडियल हिरासत की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और अग्रिम जमानत दे दी है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा, उनकी राय में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों का सही से आकलन नहीं किया और समझने में गलती की। किसी को भी निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, तभी किया जाता है जब उसका पैमाना काफी ऊंचा होता है, वैसी स्थिति में तो और जब उसका संदर्भ राजनीतिक हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हाई कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 339 के तहत कुछ टिप्पणियां की, जबकि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप ही नहीं है। हाई कोर्ट को सिर्फ एडवोकेट जनरल के बयान के आधार पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उसमें कई पैराज हैं जिसमें कि ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जो न कंप्लेनेंट ने, न याचक ने, न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, न एफआईआर ने, कंप्लेंट ने कहा है। एक उदाहरण है अनुच्छेद 339 का। आरोप नहीं लगा है, लेकिन उच्च न्यायालय में उसका जिक्र आ गया है। इसकी बात उच्चतम न्यायालय ने की है। दूसरी बात जो उच्चतम न्यायालय ने की है वो कहा है कि हम भूल जाते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट की पहली वाली बेल में वो मूल सिद्धांत जो है हमारे कानून का सैकड़ों वर्षों से, कि आपको जब तक आप साबित नहीं होते दोषी, आपको दोषी नहीं मान सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वही एक मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर एंटिसिपेटरी बेल आधारित है। उसको नहीं भूला जा सकता। तीसरा पहलू कि हर प्रकार के प्रावधानों को डाल दिया गया, इसको मानहानि से एक अलग केस बनाने के लिए 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया और 9 के 9 हमने सिद्ध किया बेलेबल हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि 339 के तहत जो मामला है, जो बताया गया, वो ना शिकायत में है ना एफआईआर में है, और वो भी अगर होता तो वो बेलेबल है। कानून के जानकार इन बारीकियों को समझ रहे होंगे कि कैसे पवन खेड़ा को किसी भी तरह से जेल में बंद रखने के लिए कानून और संविधान की समझ की मर्यादाएं तोड़ी जा रही थीं। इसी समय में सुप्रीम कोर्ट की बेंच इन मर्यादाओं को बहाल करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस स्टेज पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को हासिल निजी स्वतंत्रता को दांव पर नहीं लगा सकते, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। राज्य के जो हित हैं और व्यक्ति को जो स्वतंत्रता का अधिकार हासिल है, दोनों में संतुलन होना चाहिए। कि हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र निर्भीक जो एक वाणी का मूल संवैधानिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में 19(1)(a) में, अगर उसको आपको उजागर रखना है तो राजनीतिक कैंपेन के दौरान, उसकी गर्मी के और गर्माहट के दौरान एक राजनीतिक वक्तव्य के आधार पर इतना बड़ा उसका एक इशू बनाना, पुलिस को भेजना और गिरफ्तारी पे इंसिस्ट करना, मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट कचहरी इसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो 19(1)(a) एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। पवन खेड़ा को जिस आधार पर जमानत मिली है और अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं करने का जो फैसला आया है, इन दोनों फैसलों के बीच
उमर खालिद का मामला सवाल कर रहा है, सवाल आपसे भी पूछ रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।